नेक्स्ट बीमारी है ओम्फेलाइटिस, जो कि ई कोलाई से ही होती है। ई कोलाई की पहली बीमारी क्या थी? कोलीसेप्टिसीमिया। अब अपनी नेक्स्ट बीमारी है ओम्फेलाइटिस। ठीक है, तो ओम्फेलाइटिस इसका दूसरा नाम क्या है? मशीचिक डिजीज़। इसे मशीचिक डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, योग सैक डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पता चलेगा इसे मशीचिक डिजीज़ क्यों कहते हैं, योग सैक डिजीज़ क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मशीचिक डिजीज़ का नाम मशीचिक डिजीज़ क्यों आता है? मशी का वर्ड का मतलब सॉफ्ट, पिलपिला, बिल्कुल नरम टाइप का, तो मशी। ठीक है, तो पिलपिला जो भी हो, मान लो एक कोई भी आम है, आम, अब सीज़न तो आम का ही चल रहा है, तो आम को अगर 2-3 दिन रख दें एक जगह है कहीं पे कोने में और देखें भी ना उसकी तरफ, यानी कि उसको भूल जाएं कि हमने कहीं आम भी रखा था, तो 2-3 दिन बाद देखो तो वहाँ पे उस आम को छू कर देखो तो वो बिल्कुल पिलपिला टाइप का दिखाई देगा। उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो वो होते हैं उस टाइप के मशी। वो उससे कोरिलेट कर लेना कि मशी चिक डिजीज़, तो वो बिल्कुल पिलपिला, जो उसका चिक है, ये जो एम्ब्रियो, वो जो बच्चा हुआ, चूजा हुआ, वो बिल्कुल पिलपिला निकलेगा। ठीक है, तो ओम्फेलाइटिस ई कोलाई की बीमारी है। योग सैक डिजीज़ यानी कि योग सैक से रिलेटेड है, वो जो येलो कलर का पार्ट होता है ना एक के अंदर, तो उससे रिलेटेड बीमारी है। तो कोजिंग हैवी मोर्टेलिटी, इस कंडीशन के अंदर 100% मोर्टेलिटी है। अब भाई चिक है, उसके अंदर पिलपिलाई हो गया, या फिर योग है, योग के अंदर ही दिक्कत आ गई, तो मोर्टेलिटी तो हाई रहेगी, 100% होनी। मरना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर मान लो कोई बॉडी का, अपनी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, मान लो उंगली है, उंगली के अंदर अगर कोई चोट लग गई, या फिर इसके अंदर कोई सप्लाई नहीं गई, या फिर ऐसी कोई पैथोजन घुस गया जो इस उंगली ने पिलपिला बना दे, बिल्कुल मशी टाइप का बना दे, तो क्या यह उंगली काम की रहेगी? उंगली काटनी पड़ेगी। तो उंगली की जो है, उंगली की ना तो सर्जरी का थ्रू बचाई जा सके, ना किसी ट्रीटमेंट का थ्रू बचाई जा सके, यानी उंगली काटनी पड़ेगी। तो काटनी पड़ेगी मतलब उंगली ख़त्म, उंगली की मोर्टेलिटी 100% है। तो उस तरह जो चिक है जिसके अंदर पिलपिला हो गया, उसके ना तो बॉडी पार्ट सही तरह काम करेंगे, ना उसकी बोन सही डेवलप होंगी, तो उसके अंदर जो है 100% मोर्टेलिटी, यानी कि वो मरेगा। तो योग सैक डिजीज़ है, योग सैक से रिलेटेड है, यानी कि अगर उसने एनर्जी ना मिलेगी, उसने जो है उसका जो मटेरियल है वो ही नहीं मिलेगा, ताकि उसकी जो फुलफिलमेंट हो उसके उसके अंदर ही दिक्कत आ जाएगी, उस योग सैक के अंदर, योग के अंदर ही दिक्कत आ जाएगी, तो भी वो मरेगा। तो मोर्टेलिटी रेट कितना है? 100%। तो इससे कोरिलेट कर लेना कि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% है। और न्यूली हैच चिक होंगे, जब वो फर्स्ट वीक ऑफ एज के अंदर होंगे, या फिर 2 वीक के अंदर होंगे, तभी उनकी मौत हो जाएगी। या तो वो 1 हफ्ता पकड़ लेंगे ज़िंदगी का, या वह दूसरा हफ्ता भी पकड़ लेंगे ज़िंदगी का, लेकिन दूसरा हफ्ता पकड़ने के बाद वह तीसरा हफ्ता पकड़ नहीं पाएंगे, यानी कि उससे पहले उनकी मौत हो जाएगी, यानी कि वह मरेंगे। ठीक है, कोज, अब इसका कारण क्या है? ओम्फेलाइटिस किस कारण हो, या मशीचिक डिजीज़ किस कारण हो, या योग सैक डिजीज़ जिसने क्या है तो किस कारण आ रहा है, और ई कोलाई का कारण आ रहा है। ई कोलाई का कारण भी हो, तो ई कोलाई बेचारी के है, वह तो इंटेस्टाइन में नॉर्मली रहा है, तो उसका बैड मैनेजमेंट कारण, यानी गंदा मैनेजमेंट हो। बैड मैनेजमेंट का मतलब है उसकी अच्छे से मैनेज नहीं करा, उसकी अच्छा जगह पर नहीं रखा है, तो ई कोलाई का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बॉडी का अदर पार्ट्स में चला जाएगा, तो वहाँ पर तो दिक्कत कोज करेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स, तो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी ओम्फेलाइटिस की बीमारी देखने मिली। अगर एम्ब्रियो के अंदर जो है विटामिन की कमी के कारण भी देखने मिला है, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी यह बीमारी देखने मिला है, और सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकाई के अंदर भी जो है, जब वो ई कोलाई के साथ मिले हों तो भी ओम्फेलाइटिस देखने मिल सके है। अब वह बात है, अब ई कोलाई बेचारे की कोई गलती को नहीं, क्योंकि अगर बात करी जाए ई कोलाई नॉर्मली इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगी। अब ई कोलाई जो है ना, वो एक ऐसा बैक्टीरिया है, अगर वो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, यानी नॉर्मल उसकी क्वांटिटी है ना इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो दूसरे हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने मारने का काम करा करे। तभी तो क्या करें, दही खाओ, दही के अंदर माइक्रो बैक्टीरिया है, माइक्रोफ्लोरा है, वो जो पेट के अंदर जो भी अपने बैक्टीरिया हुआ, अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनने उनकी नरिशमेंट करेगा, उनकी फुलफिलमेंट करेगा, ताकि जो है वह ग्रो करें। तो वो कौन सा बैक्टीरिया, वो ई कोलाई हो है, ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया उन्हें वो ख़त्म कर दे। लेकिन वह बात है भाई, अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर वाली बात है, यूरेनियम की अगर आप अच्छी जगह का ऊपर रखा है, यानी कि उसका एक चैम्बर होगा है बिल्कुल उसी के अंदर, और
नॉर्मल जितनी अमाउंट में चाहिए उतना यूरेनियम उस चैम्बर के अंदर डालेंगे और उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो भी रिएक्शन है वो करवाएंगे तो अपने पास एनर्जी बनेगी। आप जिससे बिजली बना सका हाँ, या फिर कोई भी मशीन चलानी है उसका सिस्टम बना सका हाँ, ठीक है, तो इंजन स्टार्ट कर सका, तो वो है। अगर वो यूरेनियम उस चैम्बर से बाहर निकल जा या फिर है चैम्बर वो ही उसके अंदर यूरेनियम हद से ज़्यादा मात्रा के अंदर डाल दे तो क्या वो यूरेनियम अपनी एनर्जी बनाने के काम आओगा? को नहीं आओगा ना। तो उस यूरेनियम का कारण क्या होगा? तबाही होगी। तो उस तरह वो ई कोलाई जो वो एक यूरेनियम है, तो चैम्बर कौन है? इंटेस्टाइन है। तो वह ई कोलाई अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर या ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगी तो वह करेगी अच्छे कर्म। और अगर वो उस ई कोलाई का नंबर बढ़ जाए या फिर वह ई कोलाई उस चैम्बर से बाहर निकल जाए, जिस तरह यूरेनियम उस चैम्बर से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? सीधा का सीधा कैंसर होगी, सीधे की सीधी जो है म्यूटेशन होंगी, क्योंकि जो है उसकी रेडिएशन के कारण जो सारे मौत होंगी। तो ई कोलाई अगर इस इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगी, दूसरे ऑर्गन्स के अंदर चली जाएगी, तो वहाँ पर बीमारी कोज करेगी। ठीक है। तो इसका बाद सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकाई जो वो ई कोलाई के बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करेंगी। तो जिस तरह आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छा सा काम करा रहा, तो उस तरह जो ई कोलाई है वो सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकाई के साथ अगर दूसरे ऑर्गन्स के अंदर चली गई तो वहाँ पर इतनी भयंकर बीमारी करेगी। अब वो जो चिक है उसके अंदर सॉफ्टनेस देखने मिलेगी, पेलनेस देखने मिलेगी, वो बिल्कुल जो है मुलायम सा हो जाएगा, यानी कि पिलपिलाहा हो जाएगा। और उसका जो योक सैक है यानी योक है उसकी जो जर्दी है वह पीली रंग की जो जर्दी ही है वह ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद क्लिनिकल साइंस, तो इसके अंदर अपन के क्लिनिकल साइंस देखने लगे। जो चिक होगा यानी कि जो चूजा होगा वो डिप्रेस्ड होगा, स्लीपीनेस देखने मिलेगी, हडलिंग देखने मिलेगी, सोर्स ऑफ हीट क्योंकि थर्मो रेगुलेशन उसके अंदर होगी नहीं, तो हीट के ऊपर ही डिपेंड होगा अपना टेम्परेचर मेंटेन करने खातिर। तो वो उस ब्रूडर के पास से हडलिंग यानी कि गोल घेरे से गोल चकेरे का अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। होल एब्डोमेन जो उनका पूरा पेट है वो फूला दिखाई दिया, स्वेलिंग देखने मिलेगी। अब डिप्रेशन क्यों मिलेगा? नॉर्मल सी बात है भाई, सूडोमोनास भी अंदर, स्टेफाइलोकोकाई भी, इब के स्टेफाइलोकोकाई ओम्फेलाइटिस से करवाओगी, सूडोमोनास के ओम्फेलाइटिस से करवाओगा, ये और बीमारी करवाओ कौन? तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण और जो है ई कोलाई के ओम्फेलाइटिस के कारण जो है डिप्रेशन देखने मिलेगा, क्योंकि बेचारा अगर पास इतना टाइम भी ना हो, इतनी इम्यूनिटी भी ना होगा कि वो ठीक हो जाए। तो स्लीपीनेस, अब खाना नहीं खाओगा और एनर्जी की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर सुस्ती देखने मिलेगी, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। हडलिंग देखने मिलेगा, हडलिंग का मतलब गोल घेरा सा बना लेंगे, किसका आसपास, किसका चारों तरफ घेरा बना ले, ब्रूडर का आसपास, ताकि उन्हें हीट मिल सके। और जो उनका पूरा पेट है उसके अंदर स्वेलिंग देखने मिलेगी। अब लीजन्स की बात करें तो लीजन्स के अंदर जो एब्डोमन है यानी कि जो पेट है, अफेक्टेड चिक का जो पेट होगा वो डिस्टेंडेड यानी कि वो पूरा फुला दिखाई देगा और सॉफ्ट बिल्कुल नरम सा हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम सा हो जाएगा। ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब्ड योक सैक, और जो उनका योक सैक है वो अनएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है। तो उनका अंदर जो पीली जर्दी होगी यानी कि जो येलो कलर का जो योक होगा, जिसने अपन हिंदी में जर्दी कह रहा, वह अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगी, यानी कि जो उनकी बॉडी है वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एक दिन का जो चिक है उसके अंदर योक तो प्रेजेंट है करे, जब अब एक दिन का चिक का तो मान्या जाए भाई उसके अंदर योग प्रेजेंट हो, लेकिन एक हफ्ते का जो चिक हो उसके अंदर योग कितना होगा, 2 हफ्ते का जो चिक होगा वो तो फीड खाएंगे, उनकी तो योग खत्म हो जाएगा। तो लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, योग सैक अनअब्जॉर्ब रह जाएगा, यानी परजिस्ट कर जाएगा, यानी कि वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा योग सैक उसका पेट के अंदर। और जब कोई चीज़ अपना जो स्पेसिफिक टाइम है उससे ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट होया ना कोई भी ऑर्गन के अंदर या कोई भी कैविटी के अंदर, तो वह सड़ना शुरू हो जाएगा, वह उसके अंदर एक गंदी सी बदबू सी आना शुरू हो जाए, तो योग सैक सड़ना शुरू हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब हो जाएगा। कंजेस्टेड मेम्ब्रेन, और जो पेरिटोनियम के अंदर जो मेम्ब्रेन होंगी वो कंजेस्टेड हो जाएंगी, उनके अंदर कंजेशन देखने मिलेगा। ठीक है। योग सैक के अंदर चीज़ लाइक फाउल स्मेलिंग देखने मिलेगी, मैंने बताई थी ना, अगर सड़ना शुरू हो जाएगा तो जो समझ लियो, अगर जो पनीर हो ना, पनीर जब उसने 2 दिन तो ही बाहर रख दिया जाए और उसके अंदर जो बदबू आनी शुरू हो जाए, सेम टू सेम वाई बदबू इस योग सैक के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और योग सैक के अंदर वाटरी कंटेंट भी हो, क्योंकि जो योग अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट होगी जिसकी बॉडी ने ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी के वजह किसका काम करेंगी, वह चीज़ वह एंटीजन का काम करेंगे, एंटीजन का काम करेंगे तो एंटीबॉडीज आएंगी, एंटीबॉडीज आएंगी तो इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पर एडिमा होगा, एडिमा होगा तो वाटरी कंटेंट मिलेगा। तो योग सैक के साथ साथ केक के मिलेगा, वाटरी कंटेंट भी मिलेगा। और जो अम्बिलाइकस है, अम्बिलाइकस जो होगी यानी कि जो अम्बिलिकल कोड, जिस तरह नेवल कोड है ना ह्यूमन बीइंग के अंदर या और एनिमल के अंदर, तो अपन नेवल कोड
काट दिया रहा है एम्ब्रियो जब पैदा है पार्चुरेशन के बाद। तो अम्बिलिकस सेम टू सेम उनके अंदर अम्बिलिकस हो जाएगा। अम्बिलिकस जो है वो इन्फ्लेम्ड एरिया आएगा या फिर रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेम्ड हो जाएगा अम्बिलिकस और रेड कलर का दिखाई देगा। चिक जो कि 4 दिन से ज़्यादा उम्र हो, जिनके 4 दिन उम्र हो ना, जिन भी चिक्स की, जिन भी चूजियाँ की, तो उनके अंदर पेरी हेपेटाइटिस देखने में लगा। यानी कि जो लीवर है ना उसकी आउटर कवरिंग के अंदर अपन इन्फ्लामेशन देखने लगा। पेरिटोनाइटिस देखने में लगा, यानी जो पेरिटोनियम है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने लगा। पेरिकार्डाइटिस देखने में लगा, यानी कि जो हार्ट की आउटर कवरिंग है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने में लगा। अडहेशन बिटवीन एब्डोमिनल वॉल एंड अंडरलाइंग योक सैक, जो योक सैक है, जो योक है 4 दिन का जो चूजा होगा ना उसके अंदर जो योक सैक है उसके अंदर उसकी योक सैक और उसकी जो एब्डोमिनल वॉल है, जो पेरिटोनियम कैविटी है, उसके अंदर एडहेशन हो जाए, वो चिपक जाएगी। उसका क्यों चिपक जाएगी? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो उस एक बार तो उसमें चिपकना ही पड़ेगा, फिर बाद में जाके इन्फ्लामेशन होगा, फिर वाटरी कंटेंट आएंगे, एडिमा होगा। लेकिन जो 4 दिन का चूजा होगा उसके अंदर जो योक सैक है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपक जाएगा, एडहेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए जो येलो कलर का योक है, योक जो है परजिस्ट कर गया, यानी कि योक प्रेजेंट है, यो इस एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपका पड़ा है। तो समझ लियो जो चूजा है इसकी उम्र कितनी है? 4 दिन की। सिर्फ ये 4 दिन का चूजा है, 4 दिन का चूजा है। इसका जो योक है वो इस मेम्ब्रेन एब्डोमेन के साथ, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के साथ जो है एडहेशन में चिपका पड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद है यो योक सैक। ईबियो योक है, अनएब्जॉर्ब्ड है, एबनॉर्मल कलर है। वो मैंने बताई थी, कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर अगर हद से ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो वह सड़ना शुरू हो जाएगी और वो दिक्कत पैदा करेगी। तो इन्फ्लेम्ड, अब यो जो है इन्फ्लामेशन होगा क्योंकि एंटीजन की तरह काम करेगा यो योक है। क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ है, बाहर से तो यो योक दिखा है लेकिन इसका भी अंदर तो कुछ ना कुछ कंपाउंड्स तो बने हैं ना, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन है ना जिससे ये बन रहा है। तो केमिकल्स व केमिकल स्ट्रक्चर्स व केमिकल कंपाउंड जो है वो एक एंटीजन की तरह काम करा रहे हैं, जिसके कारण जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इन्फ्लामेशन हो है। इन्फ्लामेशन के कारण जो है एडिमा होगा। एडिमा के अंदर जो है ये देखो वाटरी कंटेंट रहा, तो समझ ले इसकी उम्र जो है वो 1 से 2 हफ्ते के बीच का है। यो जो चूजा है इसकी उम्र जो है वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में है। अनएब्जॉर्ब्ड योक सैक है, एबनॉर्मल कलर है इस योक का, होना चाहिए था येलो, लेकिन ये है थोड़ा ग्रीनिश कलर का। अगर ध्यान से देखा जाए थोड़ा ग्रीन कलर का या पेल येलो कलर का है। ठीक है, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट है, अब इस कंडीशन में देखो ये जो नीचे दिखा ना वेंट एरिया का आसपास, तो ये योक है। तो योक सैक के अंदर जो योक है वो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाए। ठीक है, तो इस कारण से जो इसका स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर एनलार्जमेंट देखने मिलेगी। इस लीवर का आसपास मिलेगा वो स्प्लीन, छोटा है जो वो दाने बरगाद दिखाएगा, तो ये स्प्लीन के अंदर एनलार्जमेंट देखने मिला। ठीक है, और जो पॉलीसीरोसाइटिस लीजन, सीरोसाइटिस हमारे पॉलीसीरोसाइटिस, यानी कि जितनी भी सीरोसल लेयर है, यानी कि जितनी भी सीरस लेयर्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने मिला है। इन्फ्लामेशन में किस टाइप का? सीरोफिब्रिनस, तो फिब्रिन की लेयर भी डिपॉजिट हुई। जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन है, जितनी बहुत सारी सीरस मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो है सीरोफिब्रिनस इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। इस तरह लीजन्स देखने मिलेंगे जो कि पेरिटोनियम के अंदर है। देखिए पेरिटोनियम है, इसके अंदर सीरोफिब्रिनस पॉलीसीरोसाइटिस लीजन्स देखने मिल रहे हैं। और पेरिकार्डियम, ये भी ध्यान से देखा ना इसका अंदर एरिया के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो अफेक्ट करेगा पेरिकार्डियम ने। और एयर सैक और जो लीवर कैप्सूल है उसके अंदर भी अपन सीरोफिब्रिनस पॉलीसीरोसाइटिस देखने मिलेगी। ये जो लीवर है या फिर एयर सैक, इसके छोटे इसके नीचे एयर सैक मिलेंगे, इसका नीचे लीवर के नीचे मिलेगा वो के स्प्लीन। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो स्प्लीन जो वो दाना वर्गा टाइप का दिखाई देगा, बिल्कुल एक नोड्यूल्स सीड की तरह स्प्लीन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने में क्या देखने मिला, जो भी योक सैक देखना, स्प्लीनोमेगाली देखना, स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने मिलेगा। सीरोफिब्रिनस पॉलीसीरोसाइटिस लीजन्स देखने मिलेंगे जो कि पेरिटोनियम ने इफेक्ट करेंगे, जो पेरिकार्डियम ने इफेक्ट करेंगे, और एयर सैक ने भी अफेक्ट करेंगे, और लीवर कैप्सूल ने भी इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है कोलीग्रैनुलोमा, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट टाइम कराएंगे।